Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2022 Part 12. Already we discussed about the Part 1 to 11. Now today we are going to discuss about the Part 12. Then let's start it. Okay, then here today we are going to discuss about the 10 question with different subject. That first one is belong to the history subject. ओके फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ओके मैं यहाँ पे बी करके डाली हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से याद हो जाए कि ये नॉट है। ओके नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है देख लेते हैं। देयर वाज फ्रीडम एंड मोबिलिटी फॉर द एडॉप्शन ऑफ ए प्रोफेशन। तो पहले क्या है अलग अलग ये कि घर में एक ही घर में अलग अलग वर्ण के लोग रहते थे। जैसे कि ये हो गया ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्या हो गया, क्योंकि वो लोग क्या है अपना प्रोफेशन के हिसाब से जाने जाते थे। जैसे कि आजकल हम लोग देखेंगे बहुत अलग अलग काम करते थे, बट हमारा जो ये है कष्ट है वो चेंज नहीं होते। बट उस समय जो था वैदिक सिविलाइजेशन में वो लोग का प्रोफेशन के हिसाब से वो लोग का कास्ट भी चेंज हुआ करता था। तो ये हम लोग का क्या है ये सही है, ये गलत नहीं है। तो ये हम लोग का नहीं होगा, आंसर गलत वाला चूज करना है। बटर सिस्टम वाज इन वोगस। तो ये भी होता करता था। विडो रीमैरिज वाज नॉट प्रिविलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये गलत है। तो ये हम लोग का होना चाहिए आंसर, बिकॉज विडो का जो रीमैरिज हुआ करता था बहुत ही आसान से क्या करते थे। और दूसरा क्या है विडो के लिए या फिर कोई भी वुमेन के लिए बहुत ही गोल्डन एज था, वो गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है वुमेन के लिए वो, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ में वुमेन का पार्टिसिपेट हुआ करता था। इवन सभा में भी वो पार्टिसिपेट करती थी, रिचुअल फंक्शन में भी वो पार्टिसिपेट करती थी। तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का तरीका। इरिगेशन वाज प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इरिगेशन भी हुआ करता था। तो उसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा है जो कि गलत वाला आंसर है सी। थ्री, ओनली थ्री। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। द वैदिक एज इज ऑफ्टन प्रेजेंटेड एज ए गोल्डन एज फॉर वेमेन। क्यों बोलने से उस समय क्या होता था जो पीपल थे वो वर्शिप करते थे गॉडेस को। बहुत सारे जो ये होती थी वीमेन गॉडेस थे उन्हें वर्शिप करते थे। द ऋग्वेदा कॉन्टेन हाइम्स कंपोज बाय वीमेन। ऋग्वेदा में भी बहुत सारा हाइम्स ये सब कंपोज किया है वीमेन के ऊपर। और वीमेन क्या करते थे वहाँ पे हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे और अपने हस्बैंड के साथ में देते थे। देन दूसरा क्या है चैरियट ये सब में रेस में भी वो पार्टिसिपेट करती थी। इवन सोशल वर्क में भी वो पार्टिसिपेट करती थी। सभा ये सब में भी अटेंड किया करती थी। इसलिए ये है। देन दूसरा हम लोग का अथर्वा भेदा या ऋग भेदा हाइम में भी लिखा हुआ है कि जो भी वीमेन है वो विडो हो गई है तो उसके जो ये है ब्रदर इन लॉ है उसके साथ वो शादी कर सकती है। तो ये हम लोग का गलत आंसर था, तो इसी को चुनना था। और दूसरा जितना भी हम लोग का ऑप्शन दिया है वो सब करेक्ट है। Okay, question number two. In the context of मनसबदारी सिस्टम ऑफ मुगल कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं जो हम लोग का मेडिवल पीरियड का है। इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल टू फिक्स रैंक सैलरी एंड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हम लोग का करेक्ट है। मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर, दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट। ये भी सही है। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कल जाट। तो उस समय जाट जो था न्यूमेरिकल वैल्यू था जो ये के लिए क्या करते थे रैंक के लिए या सैलरी के लिए यूज किया करते थे। तो 1 2 3 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। द टर्म मनसबदारी रिफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड ए मनसब मीनिंग ए पोजीशन और रैंक। तो मनसबदारी का मतलब ही क्या है एक पोजीशन है और रैंक है जो कि कोई भी इंडिविजुअल वो ये कर रहा है पोजीशन को होल्ड कर रहा है। इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल टू फिक्स। और उस समय ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था जो फिक्स किया जाता था कि ये इस रैंक का है इस रैंक का है, इस तरह से फिक्स करते थे। उसका सैलरी भी फिक्स होता था। जैसे आजकल की अलग अलग जॉब होता है, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग रैंक होता है, उसका सैलरी अलग होता है। जो हाईएस्ट रैंक में होता है उसका सैलरी ज़्यादा होता है, जो लोएस्ट रैंक में रहता है उसका सैलरी कम होता है। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस समय हुआ करता था, तो उस समय ये सब करते थे रैंक के हिसाब से। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कल जट। और रैंक और सैलरी को डिटरमाइन किया जाता था जट से। Okay, then higher judge, the more prestigious was noble position in court and the large his salary. तो जिसका हाईएस्ट जज होगा हायर होगा वो क्या है बहुत ही बड़ा पोजीशन में नहीं रहेगा, नोबल पोजीशन में रहेगा और उसका सैलरी भी ज़्यादा रहेगा।
तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल है, आप लोग चाहो तो पीडीएफ इसका मंगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिर्फ कमेंट करके बताएंगे, मैं सेंड कर दूंगी। ओके, देन दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ओके, हियर ऑल्सो कम दैट इज नॉट। ओके, नॉट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम जानते हुए भी ये गलती कर बैठते हैं, इसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। देन इसको ध्यान देना है। देन सपोर्टेड बाय द बिग बैंग थ्योरी रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बारे में। ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टीनी बॉल, तो ये हम लोग का करेक्ट है, तो आंसर ये नहीं होगा। आफ्टर टेम्परेचर ड्रॉप द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, तो ये भी। द एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय द बिग बैंग कंटिन्यू इवन टू द प्रेजेंट डे, तो ये भी है। इमीडिएटली आफ्टर द बिग बैंग ऑल मैटर स्टार्टेड रोटिंग अराउंड ए यूथफुल स्टार जनरेटिंग डस्ट विच वी नोन एज मॉडर्न प्लानट, तो ये गलत है हम लोग का, तो ये हम लोग का नहीं होगा। ओके, देन डी इज द रॉन्ग बिकॉज द इवेंट ऑफ बिग बैंग। ओके, इसको पहले टिक कर लेते हैं, नहीं तो मे भी कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट का, ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ओके, देन बी हम लोग का, डी हम लोग का रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ये हुआ था, और फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू हैव बीन हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो, तो 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो स्टार ये सब फॉर्मेट हुआ था। ये सब गलत है कि बिकॉज ये 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, उसके कितने सालों बाद ये जाके जो स्टार ये सब फॉर्मेशन हुए थे। देन आफ्टर द इनिशियल एक्सपेंशन द यूनिवर्स cooled sufficiently to allow the formation of subatomic particles in later simple atoms. Giant cloud of these primordial element cold sand much later through gravity to the form star and galaxy. तो यहाँ पे क्या है, स्टार और गैलेक्सी जब फॉर्म हुआ था उस समय जब हम लोग का जो यूनिवर्स था बहुत ही ठंडा पड़ गया था, उसके बाद जाके ये धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन हुआ था। बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, तो यहाँ पे बहुत सारा स्टेज है उसका जो डेवलपमेंट करते हैं यूनिवर्स को डेवलप करने के लिए, तो देख लेते हैं। उस समय जब हुआ था, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए टीनी बॉल, तो ये टीनी बॉल था जो हम लोग का ऑप्शन ए में हम लोग देखे थे। विथ अन unimaginably small volume, indefinite temperature and infinite density, तो इसका स्मॉल वॉल्यूम भी था, इन्फिनाइट टेम्परेचर भी था और इन्फिनाइट डेंसिटी भी था। ऐसे लगता था जैसे एक टीनी बॉल की तरह ये फॉर्म हुआ था। एट द बिग बैंग द टीनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, और जो टीनी बॉल था बिग बैंग में ये वायलेट हो गया था और एक्सप्लोडेड हो गया था एकदम ये के साथ में जोरों शोरों से। दिस लेड ए ह्यूज एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन टू द प्रेजेंट डे, और वो एक्सपेंशन अभी भी हम लोग ये कर पा रहे देख पा रहे। एट एज इट ग्रीव सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, और जब ये ग्रीव हुआ तो धीरे धीरे जो ये था एनर्जी था वो मैटर में कन्वर्ट होते गया। देयर वाज पार्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विथ इन फ्रैक्शन ऑफ एन second after the banks. Then thereafter the expansion was slow down, और धीरे धीरे वो एक्सपेंशन स्लो हो गया। विद इन द फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म, जब वो ये होने के बाद में एक्सप्लोर होने के बाद में जब ये हुआ 3 मिनट के अंदर नया वाला ये एटम जो है स्टार्ट हुआ फॉर्म होने का। देन विद इन थ्री 3 lakhs years from the Big Bang, temperature dropped to 45,100 calories and gave rise to atomic matter. The universe become transparent. उसके बाद में इतने सालों के बाद जाके ये ट्रांसपेरेंट हुआ था जब यूनिवर्स ये हुआ तो हम लोग का जो ऑप्शन दिया गया था कि यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट ये सब हुआ है तो उसके बारे में है, तो हम लोग का ये देख लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द अर्थक्वेक विटनेस इन अल्पाइन हिमालयन बेल्ट एंड दोज इन मिड ओशनिक रीज, तो हम लोग का अल्पाइन हिमालय बेल्ट और मिड ओशनिक रीज के बारे में देखेंगे। इन अल्पाइन हिमालय बेल्ट most earthquake are reservoirs induced, whereas in mid oceanic ridges they are largely tectonic in origin. Okay, then in MOR, most earthquakes are caused due to reservoirs convergence, whereas in AHB they result from frequent avalanche. Then C1, and in AHB the foci of earthquake is deeper than that of the MOR earthquake.
तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो है, बिकॉज उस समय अर्थक्वेक होते समय ये हुआ था, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ओके, सी को टिक कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। इन जनरल द फोकी ऑफ अर्थक्वेक इन एरिया ऑफ मिड ओशनिक रीज आर एट shallow depth, whereas along the alpine Himalaya belt as well as the rim of the Pacific, the earthquake are deep-seated ones. The reason for this is the mid-oceanic ridge. Some of these earthquakes are caused by volcanic eruption. तो उसके वजह से भी हम लोग ऐसे मानते हैं. And other are caused by breaking and ripping of the thin newly created plate as it spread to either side of ridges. But in alpine Himalaya region, heavy plate tectonic edge at work and cause massive deep-seated अर्थक्वेक. बोथ रीजन कम अंडर द रिंग ऑफ फायर. तो ये दोनों ही हम लोग का रिंग ऑफ फायर में आ जाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन with the Executive Council of the Viceroy and introduced the system of communal representation. तो हम लोग का इंडियन के लिए जो ये किए थे एक्ट को, ये करते थे, प्रोवाइड किए थे अलग अलग एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वाइसरॉय ये सब के लिए. तो वो कौन सा एक्ट में क्या करते थे वो देख लेते हैं. काउंसिल एक्ट 1909, काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन काउंसिल एक्ट 1891. तो हम लोग का ए आंसर हो जाएगा. 1909 में जो काउंसिल एक्ट हुआ था उसमें ये किए थे, इंडियन को भी वहाँ पे अलाउ किए थे. दिस एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज मोर्ले मिंटो रेफर. तो इसको हम लोग मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, जो एक्ट ऑफ 1909 को, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 empower the governor general to nominate one Indian member to the executive council, leading to the appointment of Satyendra Prasanna Sinha as the first Indian member. और उस समय जब ये हुआ था तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को ये किए गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तौर पे, उससे नॉमिनेट किए थे या अपॉइंट किए थे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन इन द काउंसिल टू 3. और जब 1919 एक्ट आया तो उसमें काउंसिल का जो मेंबर था इंडियन मेंबर का 3 कर दिए थे, 2 और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे. इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल. अंडर दिस मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर. तो इस ये में ये किए थे कि मुस्लिम को भी वहाँ पे एक्सेप्ट किए थे, बट वो लोग जो मुस्लिम थे वो लोग ही वहाँ पे वोट दे सकते थे मुसलमान के लिए, मुस्लिम मेंबर के लिए. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Then 1. It can be introduced in either house of parliament. There is no provision for joint sitting in case of its deadlock. Then the president can withhold his assent to such a bill. तो ये हमारा 1 and 2 करेक्ट आंसर है, तो इसी को टिक कर लेते हैं. ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन. An amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose of either house of parliament. The bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट का परमिशन का जरूरत नहीं पड़ता है. इन केस ऑफ ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल. तो ये हम लोग का ये भी करेक्ट ऑप्शन था, बट जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं. द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ही कैन नाइदर रिजेक्ट नोर रिटर्न टू द बिल फॉर द रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. वो ये नहीं कर सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट बिल हो तो उसे एसेंट देना ही पड़ता है, अपना सिग्नेचर देना ही पड़ता है. उसमें ये नहीं कर सकते हैं, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, ना ही रिटर्न कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर फॉर लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक. तो जो कमर्शियल बैंक से हमें लैंडिंग मिलता है या फिर लोन लेते हैं तो कौन कौन सा ये के लिए ले सकते हैं. हाउसिंग के लिए, घर बनाने के लिए ले सकते हैं, एजुकेशन पढ़ाई के लिए ले सकते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए ले सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ले सकते हैं. तो ये हम लोग का करेक्ट है चारों के चारों ही.
ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। एग्रीकल्चर के लिए भी हम ले सकते हैं। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज अगर हम लोग करना चाहते हैं, कोई भी दुकान खोलना चाहते हैं या कंपनी खोलना चाहते हैं, तब भी हम ले सकते हैं। एक्सपर्ट क्रेडिट के लिए ले सकते हैं। एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ले सकते हैं, और बहुत सारा चीज़ है जो ले सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो माइक्रो इकोनॉमिक किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिहेवियर्स ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेशन प्राइस लेवल, द वे प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन मार्केट। तो हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ओके, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Okay, microorganisms study individual and business decision while microorganism analysis the decision made by country and government. यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में है, अगर आप लोग को चाहिए तो पीडीएफ में आप लोग ये कर सकते हो, मंगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एडोप्टेशन फंड वाज एस्टेब्लिश्ड टू फाइनेंस concrete adaptation program in developing country that are parties to the Kyoto protocols. The Special Climate Change Fund and the Least Developed Country Fund were established under the UNFCCC. Then which one correct? Both 1 and 2 हम लोग का करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एडोप्टेशन फंड इस्टेब्लिश इन 2001 टू फाइनेंस कंक्रीट एडोप्टेशन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इन डेवलपिंग country party to the Kyoto Protocol that are particularly vulnerable to the adverse इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये हम लोग का ये हुआ था 2001 में। एडोप्टेशन फंड जब ये किए थे तो उस समय हुआ था। देन स्पेशल क्लाइमेट फंड भी है उसका, UNFCCC 2011 में उसको ये किया गया था। देन LDC फंड इस्टेब्लिश हुआ था प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एडोप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लिए। देन ईयर दैट इज़ लास्ट ईयर्स न्यूज़, UNFCCC इसके बारे में न्यूज़ में भी था, और 2018 में भी इसके बारे में न्यूज़ में था। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाई आर मिलेट्स ऑफ्टन कंसिडर एज सॉल्यूशन फॉर फूड सिक्योरिटी इन मेनी डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमिक्स? Okay, they can be grow on less fertile and sandy soil as compared to other grain. Their deep root system and short life cycle make it possible for millet to grow in places even where they means annual precipitation is low. तो मिलेट के लिए हम लोग को ज़्यादा पानी ये सब का भी ज़रूरत नहीं है। इवन लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना था, तो ये हम लोग का बोथ 1 and 2 हो जाएगा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। मिलेट इज ए हार्डली क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एक्वेटिक रेनफॉल। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट दैट आर ग्रो इन इंडिया। तो इंडिया में ये सब ग्रो किया जाता है। द मीन annual precipitation can be as low as 300 mm or 30 centimeter, which is what the ड्राइएस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग का 300 mm और 30 सेंटीमीटर रेनफॉल के ये में प्रेसिपिटेशन में हो सकता है, जो कि हम लोग का ड्राइएस्ट रीजन है इंडिया का, उस जगह में ये बहुत ही अच्छा से ग्रो कर सकता है। ओके, तो ये हम लोग का ख़त्म हुआ आज का। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी लेके आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो हम लोग का आर्ट एंड कल्चर चल रहा है वो ख़त्म होते हम लोग न्यू वाला सब्जेक्ट भी लेके आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है। अच्छा ना लगे तब भी कमेंट करके बताइए, अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।